नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक होने वाला है उपनिवेशवाद और देहात। जी हाँ, इसमें हम दो घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक घटना जो है पूर्वी भारत से संबंधित है और एक घटना जो है पश्चिमी भारत से संबंधित है, जो थोड़ा दक्षिण वाला भी हिस्सा शामिल करता है, जैसे बम्बई दक्कन। ठीक है, तो पूर्वी वाले भाग में क्या समस्याएं थी? जमींदार की समस्या है ना, और पहाड़िया लोग जो थे और संथाल लोग जो थे, ये उनका मामला हम अलग पढ़ेंगे। और पश्चिम की साइड में यानी कि दक्षिण में हम लोग मुंबई और दक्कन, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के किसानों के क्या हालात थे ना, और किस प्रकार से उन लोगों ने जमींदारों का विरोध किया। ठीक है, तो ये दोनों घटनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं जल्दी से अपने टॉपिक पर। पहला है बंगाल और वहाँ के जमींदार। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, ये सभी जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा वहाँ पर स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था, जिसके द्वारा जो है जमींदारों को एक कहते हैं ना कि ठेका दे दिया गया था कि आपको जो है टैक्स जो है वसूलना है, मतलब कि लगान वसूलना है और उसको ला करके सरकारी कोष में जमा करना है ना। तो ये थी एक जमींदारी व्यवस्था जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट हुई थी। और जमींदार जो इस व्यवस्था में मात्र एक संग्रहकर्ता के रूप में थे, लेकिन आगे चल करके वे लोग जो जमींदार थे वो बहुत धनी और संपन्न हो गए। यहाँ तक कि शहरों में जा करके वो लोग फिर जो है बस गए, क्योंकि जो है उनकी अब जो कमाई थी वो एक्स्ट्रा जो है बढ़ गई थी, जो है कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ने की वजह से। जमींदारों की असफलता के क्या कारण थे? जो जमींदार लोग थे वो फेल क्यों हो गए थे? सभी नहीं, लेकिन अधिकांश जमींदारों की जमींदारी जो है छीन ली जाती थी। इसका रीजन था कि ऊंची मांग, जो राजस्व की मांग होती थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो उसकी वसूली सही ढंग से नहीं हो पाती थी। और उपज की नीची कीमत, जो कृषि उत्पाद होता था उसकी कीमत जो है बहुत ही कम होती थी, तो कहाँ से कोई लगान दे पाएगा ना। और जमींदार परेशान तो रहेगा ही, और इसके अलावा कुछ असमान जो है राजस्व। इसका मतलब है कि चाहे अकाल पड़े, चाहे सूखा पड़े, चाहे जो समस्याएं आए, वो आपको जो है टैक्स जमा ही करना पड़ेगा। तो इस दशा में किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण भी हो रहा था। तो एक रीजन ये हो गया। और चौथा रीजन है रैयत द्वारा भुगतान में देरी। रैयत माने किसान लोग, वो लोग जो है लगान सही समय पर नहीं दिया करते थे। इसका रीजन ये था कि जमींदार लोग और परेशान होंगे, तो इससे रैयतों को बड़ी खुशी होती थी। ठीक है, तो ये समस्याएं थी जमींदारों के सामने। इसकी वजह से इनकी जमींदारी कभी कभी नीलाम कर दी जाती थी। तो ये चीजें हैं। उसके बाद आने वाले समय में क्या हुआ कि जोतदारों का उदय हुआ, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे और संपन्न किसान हुआ करते थे। एक प्रकार से जमींदारों के लिए चुनौती के रूप में इनका, मतलब कह सकते हो कि इनका जो जन्म हुआ एक चुनौती के रूप में हुआ जमींदारों के लिए। जो जोतदार थे, संपन्न लोग तो थे ही, ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, और जमींदारों को जैसा कि मैंने बताया इतने संपन्न हो गए थे कि वो शहरों में बड़ी बड़ी जो है हवेलियों में रहने लगे थे। तो एक तो ये चीज हुई। ये जोतदार जो थे ये गांव के धनी किसान होते थे। ये बुकानन के विवरण में बताया गया है। बुकानन कौन थे? ये एक फ्रांसिस बुकानन का पूरा नाम था, एक चिकित्सक थे। ये बंगाल चिकित्सा सेवा में अधिकारी थे 1794 से 1815 तक। यहाँ तक कि जो लॉर्ड वेलेजली थे गवर्नर जनरल, ये उनके निजी शल्य चिकित्सक भी हुआ करते थे। और इन्होंने ही जो राजमहल की पहाड़ियां थी उसका एक विस्तृत जो है सर्वेक्षण भी किया था, और क्या निष्कर्ष निकाला था ये अभी आप लोग देखेंगे। अब ये हो गया। तो उसी के विवरण में ये जोतदारों का उल्लेख मिलता है। और जमींदार जो है वो मतलब कि शहरों में, और जोतदार गांव में रहा करते थे। और जमींदारी बचाने के तरीके, जब जमींदारी नीलाम होती थी तो उसके तरीके भी होते थे, क्योंकि जमींदार क्या होते थे कि अब इनका बड़ा एक नेटवर्क होता था। तो इनकी जमींदारी जब नीलाम होती थी तो इन्हीं के खास लोग ही जो है उस जमींदारी को खरीदने के लिए बोली लगाया करते थे। और बोली जब लग जाती थी तो वो लोग पैसा नहीं देते थे, तो फिर से बोली लगाई जाती थी, है ना। तो अगली बार भी और जो है जमींदार के ही लोग जो है उस बोली में शामिल हुआ करते थे, और फिर से नहीं करते थे। तो अंत में परेशान होकर के अंग्रेज लोग सस्ते दामों पर ही वो जमींदारी बेच दिया करते थे। यानी कि घूम फिर करके वो जमींदारी जमींदारों के पास ही रहती थी। ये देखिए सबसे बड़ा पॉइंट यही था इसमें। तो अब पांचवी रिपोर्ट का मतलब है, ये 1000 पृष्ठों की लगभग एक रिपोर्ट थी, जो कि ब्रिटेन में तैयार की गई थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी 1760 में।
इसके द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बारीक नजर रखी जा रही थी, क्योंकि 1760 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया था बंगाल में। और जो ब्रिटेन के पूंजीपति लोग थे, है ना, वो लोग भी चाहते थे कि उनको भी व्यापार करने का मौका मिले। तो वो लोग कहीं ना कहीं कमियां ढूंढ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, और इसी आधार पर जो रिपोर्ट बन के तैयार हुई उसको कहते हैं पांचवी रिपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इसी के बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, संसद ने वहां पर जो है रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स का इंडिया एक्ट भी धीरे धीरे करके लागू किया। ये किस लिए लागू किए गए थे? कानून जो समय समय पर भारत में लागू किए गए वो ईस्ट इंडिया कंपनी की परख करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए ये कानून पारित किए गए थे। ठीक है, तो इसके बाद ये 1813 में ब्रिटिश संसद में ये पेश हुआ था, और 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कई अधिनियम पारित किए गए, जैसा मैंने बताया रेगुलेटिंग एक्ट 1784 का, पिट्स का इंडिया एक्ट, इस प्रकार से ना। और रिपोर्ट में जमींदारों की खराब दशा का वर्णन हुआ था। पांचवी रिपोर्ट में जमींदारों की खराब दशा का वर्णन है, लेकिन आप लोगों ने अभी देखा कि जमींदार कैसे अपनी जमींदारी बचा रहे थे। तो खराब दशा का वर्णन इसलिए किया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फजीहत हो। ठीक है, ये समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, क्योंकि एनसीईआरटी में यही चीज बताया गया है। और कुछ मामलों में ऐसा नहीं था, जैसा कि मैंने बताया कुदाल और हल, यहाँ से राजमहल की पहाड़ियों का इतिहास शुरू होता है ना। बुकानन वहीं पर गए थे और वो यात्रा कर रहे थे, और उनको स्पष्ट आदेश था कि तुमको क्या देखना है, क्या खोजना है और क्या लिखना है। तो उसने पूरी राजमहल पहाड़ी का बड़ा अच्छा सर्वेक्षण किया, वहां की मिट्टी के बारे में, कौन सी उपज हो सकती है, वहां के पेड़ पौधों के बारे में पूरी रिपोर्ट उसने लिखी, तैयार की। खनिज के रूप में यहाँ क्या मिल सकता है, यानी कि संभावनाएं वो तलाशने वहां पर गया था। तो वहीं पर उसको पहाड़िया और ये संथाल जैसे मामले आपको देखने को अभी मिलेंगे। तो कुदाल और हल, कुदाल ये प्रतीक था किसका? जो राजमहल की पहाड़ी में जो पहाड़िया लोग रहते थे उनका था, और हल जो था ये संथालों का प्रतीक था। कुदाल का प्रयोग जमीन को खुरसने के लिए होता था, क्योंकि जो राजमहल जो की पहाड़ियों में जो पहाड़िया लोग थे, वो लोग जो है कहते ना कि स्लैश एंड बर्न, यानी कि जंगलों को साफ करके खेती करते थे, और जब पैदावार खत्म होती थी तो आगे बढ़ जाते थे और उस भाग को छोड़ दिया करते थे। तो ऐसी खेती करते थे, तो ये लोग कुदाल का प्रयोग करते थे। और हल का प्रयोग जो है संथाल लोग किया करते थे। जमीन मुलायम, मतलब कि जमीन जो होती थी मुलायम जमीन, जहाँ की मृदा बहुत उपजाऊ होती है और जहाँ पे बहुत शुरू से ही जुताई होती चली आ रही हो, खेती होती, तो हल प्रतीक था इस चीज का, यानी कि संथालों का। स्थायी कृषि से हटकर झूम कृषि की तरफ, इसको झूम कृषि कहते हैं, जो कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। फ्रांसिस बुकानन की ये रिपोर्ट थी राजमहल की पहाड़ियों के संबंध में। पहाड़िया लोगों की शैली, जीवन शैली बहुत साधारण थी, आदिवासी ही थे लोग, और ये लोग मुख्य रूप से दाल, ज्वार और बाजरा की खेती करते थे, और मैदानी जमींदार इनको खिराज दिया करते थे, टैक्स दिया करते थे, क्योंकि जब सूखा पड़ता था तो यही पहाड़िया लोग जमींदारों के ऊपर मैदानी भागों में आकर के इनके पर हमला किया करते थे और लूटपाट किया करते थे। तो शांति खरीदने के लिए ये लोग जमींदार लोग उनको टैक्स दिया करते थे। यहाँ तक कि जो व्यापारी लोग थे वो भी उनको पथ कर दिया करते थे, रोड टैक्स। ठीक है, 1780 के दशक में क्या हुआ कि भागलपुर के जो कलेक्टर थे, पहले तो ये जान लो कि 1770 के दशक में इनके दमन की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने सोचा कि अब इनका दमन करना जरूरी हो गया है ना, क्योंकि अब राजमहल की पहाड़ियों पर भी अधिकार जमाना था, बेशकीमती पेड़ पौधे, उपजाऊ मिट्टी। 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर क्लीवलैंड के द्वारा शांति स्थापना का प्रयास किया गया कि चलो शांति के द्वारा जो है इनको अपने साथ जो मतलब कि जोड़ा जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका और ये लोग और दूरी बनाते चले गए। कौन लोग? पहाड़िया लोग। ठीक है, और अंदरूनी भाग में ये लोग पलायन कर गए, यानी कि राजमहल की पहाड़ियों में और अंदर तरफ चले गए। उसके बाद समय आता है संथालों का। संथालों का भी विद्रोह हुआ, सब जानते हैं, 1856 में, है ना। अब संथाल ही एक ऐसा विकल्प थे जो पहाड़िया लोगों को पीछे की तरफ ढकेल सकते थे, है ना। तो एक विकल्प अंग्रेजों को अच्छा मिला संथाल के रूप में। 1780 के दशक में बंगाल में संथालों का आगमन हुआ। ये जमींदारों के ही अंडर में काम करते थे, है ना। तो इनको राजमहल की जो पहाड़ियां थी उसके तलहटी वाले क्षेत्र में इनको बसाया गया, और धीरे करके इन लोगों ने राजमहल की पहाड़ियों के अंदरूनी भागों तक जंगलों को साफ किया और बड़े पैमाने पर खेती का काम शुरू किया। अंग्रेजों द्वारा 1832 तक के बड़े इलाके को दामिनी कोह के रूप में मान्यता दे दी। तो ये पूछा जाता है कि दामिनी कोह का संबंध किससे है?
राजस्व में वृद्धि कर दी गई, संथालों पर भी सरकारी भारी कर और दीकू लोग ऊंचा ब्याज ले रहे थे। लेकिन आने वाला समय संथालों के लिए भी अच्छे नहीं था ना, क्योंकि संथालों के ऊपर बंदूक रख करके चलाई गई थी पहाड़िया लोगों के खिलाफ। तो संथाल लोगों को शुरू में तो बड़ी सुविधाएं मिली, लेकिन बाद में इनके ऊपर भी भारी टैक्स लगाया गया, है ना, और हर प्रकार से इनको परेशान करने की कोशिश की गई और ऊंची ब्याज दर पर इनको टैक्स, जो साहूकार होते थे जिनको दीकू कहते थे बाहरी लोग, वो इनको टैक्स दिया करते थे, जिसकी वजह से ऋण जाल में फंस जाया करते थे। उसके बाद विद्रोह हुआ, है ना, उसके बाद विद्रोह के बाद जो है संथाल परगना बनाया गया, जो कि 5500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। ये भागलपुर और बीरभूम जिले के क्षेत्रों को काट करके बनाया गया था, क्या, संथाल परगना। तो इस प्रकार से ये मामला यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से जो किसान लोग थे या आदिवासी समुदाय के लोग जो थे किस प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ इनका केवल इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब हम आते हैं देहात में विद्रोह, यानी कि बंबई दक्कन, लेक बहियां जला दी गई। साहूकारों के पास जो रिकॉर्ड होता था जिस पर वो सारा ऋण दिया है आपको, तो उसका किसानों से अंगूठा लगवाते थे, कितना दिया है, कितना मूलधन, कैसे ब्याज, पूरा जो रिकॉर्ड होता है उसको बही खाता कहते हैं, उस पर लिखा जाता था। तो आंदोलन जो ये था दक्कन विद्रोह वाला, ये आंदोलन पूना जिले के सुपा गांव में 12 मई 1875 को शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे अहमदनगर तक ये फैल गया। ऋण पत्र और दस्तावेज क्यों जलाए गए, इसका रीजन था बंगाल की प्रणाली से हटकर इस भाग में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। बंगाल में क्या था कि जमींदारों के साथ स्थायी बंदोबस्त किया गया था, है ना। अब स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि जैसे अब किसान जो कृषि उत्पाद थे उनकी कीमत बढ़ गई। अब कृषि उत्पादों की कीमत बढ़ने की वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों को नुकसान हुआ, क्योंकि बंदोबस्त तो स्थायी था, जितना टैक्स हमको 10% लेना है तो फिर लेना ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक स्थायी बंदोबस्त था। लेकिन जब किसी कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ी तो उसका सबसे ज्यादा मुनाफा जमींदारों को मिला और अंग्रेज टैक्स बढ़ा नहीं सकते थे, क्योंकि बंदोबस्त जो था वो फिक्स था। तो उस व्यवस्था को यहाँ पर नहीं अपनाया गया, यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया गया, सीधे किसानों से संपर्क किया गया और इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो लगान की दर होती थी वो समय समय पर बदली जा रही थी। ये सबसे बड़ा फैक्ट है इसमें, बंगाल की जमींदारी व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था में ये अंतर है ना। तो रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई, लेकिन ऐसा क्यों, जैसा कि मैंने भी बताया, राजस्व सीधे रैयत से तय किया गया और राजस्व की मांग स्थायी नहीं रही, वह 30 साल बाद पुनः तय होती थी कि कैसी पैदावार है, कैसे क्या। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, क्लियर दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, अब उसके बाद क्या शुरू हुआ, 30 साल बाद ये होता था। अब राजस्व की मांग, किसान का कर्ज, है ना। अब जब बहुत बड़ी जो है पैमाने पर जो है लगान मांगा गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं किसान का कर्ज, अब जब बड़ी पैमाने पर जब लगान जो है अब मांगा जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी क्या कि बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में हुआ। ठीक है, अधिक मांग की वजह से 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में कमी आई, है ना। अब कृषि उत्पादों की कीमतों में कमी आई है, लेकिन लगान उतना ही है, लेकिन अदा करना है। तो उसके बाद 1832-34 में एक अकाल पड़ा, जिसकी वजह से पशुधन की मौतें हो गई और साहूकारों का जाल फैल गया, यानी कि किसान लोग ऋण लेने पर मजबूर हो गए और वो साहूकारों के जाल में फंसते चले गए, क्योंकि ऋण देने का लेने का कोई एक सही नियम कायदा कानून नहीं था। जैसा था साहूकारों के ही पक्ष में सब कुछ रहता था। कपास में तेजी आई। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना। देखिए 1860 तक क्या था कि ब्रिटेन में कपास कहां से आता था, अमेरिका से आया करता था, लेकिन जब वहां पर गृह युद्ध शुरू हो गया तो वहां से कपास आना बंद हो गया। इसीलिए ये कपास संघ की स्थापना की गई, मैनचेस्टर कंपनी की स्थापना की गई कि संभावनाएं तलाशी जाए, तो विकल्प दिखा भारत। अब भारत से धीरे धीरे 90% लगभग कपास भारत से जाने लगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, बड़े पैमाने पर पूंजी का आगमन होगा, साहूकारों को बड़े पैमाने पर अग्रिम राशि मिलेगी और साहूकार बड़े पैमाने पर किसानों को ऋण देने लगेंगे। और किसान भी ऋण लेंगे और खेती करेंगे, क्योंकि कपास की मांग जो है तेजी पकड़े हुए है, तो मार्केट भी तेज है तो ऋण भी मिलेगा ज्यादा। लेकिन जब गृह युद्ध अमेरिका में समाप्त हुआ, कपास की डिमांड कम हो गई तो ऋण देना भी कम पड़ गया, लेकिन राजस्व की मांग उतनी ही थी। तो इसकी वजह से किसानों में एक
रोष व्याप्त हो गया कि हमको तो उतना ही टैक्स फिर से जमा करना पड़ा। तो ये एक बार फिर से ये लोग साहूकारों के ऋण के जाल में फंसने लगे। तो वही यहाँ बताई गई है। 57 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनी, जैसा कि मैंने बताया। 61 में अमेरिकी गृह युद्ध और भारत से कपास की मांग बढ़ गई। अब कपास को प्रोत्साहन दिया गया, जैसा कि मैंने भी बताया। साहूकारों को अग्रिम राशि दी गई और दक्कन के रैयतों को असीमित ऋण मिलना शुरू हुआ। 1862 तक अकेले भारत से 90% कपास का निर्यात शुरू हो चुका था। ऋण का स्रोत सूख गया। क्यों सूख गया? क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध खत्म हो चुका है। 1865 तक गृह युद्ध समाप्त, कहाँ का? अमेरिका का, और निर्यात में गिरावट आ गई भारत से। ठीक है, राजस्व मांग में वृद्धि उतनी ही थी और पुनः ऋण का जाल तैयार हो गया। किसका? साहूकारों का। अन्याय क्या था इसमें कि ब्याज मूलधन से अधिक था। जो ब्याज था वो मूलधन से अधिक हुआ करता था, है ना, ब्याज। तो इसकी वजह से किसानों का ये कभी खत्म भी नहीं होता था, एक बार चढ़ गया तो बढ़ता ही चला जाता था। और 1859 में एक परिसीमन कानून बनाया अंग्रेजों ने कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। लेकिन इसकी अनदेखी की किसने? ऋणदाताओं ने। वो हर तीसरे साल पर उसका फिर से रिन्यूअल कर लिया करते थे। तो कहीं ना कहीं ये शोषण हो ही रहा था, अन्याय हो ही रहा था, और उसी के बाद ये लेख बहियां जलाई गई। तो यहां पर ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है, आंसर इसका। ठीक है, तो ये चीज हुई, लेकिन अनदेखी की किसने? साहूकारों ने। अब सारे अनुबंध पत्र सुस्पष्ट शब्दों में होने चाहिए। जो लिखावट होती थी, जो लिखा जाता था कानूनी रूप से या कानून की तो अवहेलना ही होती थी, लेकिन जो लिखा जाए कि कितना क्या कैसे होना है वो स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए था। लेकिन साहूकार लोग ऐसा नहीं करते थे। उसके बाद दक्कन दंगा आयोग बनाया, क्योंकि 1857 क्रांति से अंग्रेज लोग परेशान थे और कहा कि कुछ करो, नहीं तो फिर से वही समस्याएं ना खड़ी हो जाएं कि 57 वाला इतिहास फिर से मतलब कि दोहराया जाए। इसीलिए 1878 में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया दक्कन दंगा आयोग। इस आयोग का विषय क्या था? क्या जांच करना था कि क्या दंगे का कारण सरकारी राजस्व की मांग का स्तर है, यानी कि क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगा रखा है, क्या उसी की वजह से ये विद्रोह वहां पर हो रहा है दक्कन का? इस पर ये जांच करनी थी। और अंत में निष्कर्ष ये निकाला गया इस रिपोर्ट में कि नहीं, ब्रिटेन की वजह से नहीं, जो साहूकार है उनकी वजह से ये दंगा हो रहा है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने पल्ला झाड़ लिया। तो ये था आज का अपना टॉपिक। कैसा लगा कमेंट करें और स्टडी करते रहें। सेल्फ स्टडी भी सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।